सभी को नमस्कार। BA BEd BSc BEd लर्नर लर्निंग एंड कॉग्निटिव है ना, थर्ड ईयर के अंतर्गत हम ने पिछली कक्षा में पढ़ा था बालक के विकास में घर परिवार है ना समुदाय का योगदान। अब पढ़ते हैं आगे बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका, योगदान। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 बिंदु है इसके। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय अपनी 4 दीवारी के बाहर वृहद समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें जीवन को व्यतीत करके कुछ सीखा जाता है। यह एक शुद्ध, सरल और उत्तम समाज है। इसी प्रकार रोश ने भी कहा है, जो मनोवैज्ञानिक हुए, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। अतः विद्यालय समाज की एक इकाई है जिसका बालक के विकास में विशेष व महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक और मनोवैज्ञानिक है टी.बी. नन। उनके अनुसार एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन का अंग है, जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बरकरार रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। इस तरह विद्यालय के योगदान को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। पहला, बालक का सामाजिकरण। इसके अंतर्गत बालक समुदाय में रहकर ही उसका सामाजिकरण कर सकता है। वह समाज के आदर्श को स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप जीने भी लगता है। अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता, अनुशासन, सहिष्णुता है ना, एकता, देश बंधुत्व की भावना, परिवार की भावना इत्यादि की जानकारी भी उससे मिलती है। बालक का सामाजिकरण। आपने देखा होगा बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? माता पिता है। फिर समाज या आस पड़ोस, फिर राज्य, फिर देश, फिर अंतर्राष्ट्रीय। इस तरह से क्या है उसका होता है। तो जब माता पिता अनेक प्रकार की जब बातें करते हैं, अर्थात समुदाय में अनेक प्रकार की बातें करते हैं, तो बालक का सामाजिकरण होता है। वह जब प्रारंभ में रहता है शैशवावस्था में, तो बालक माता पिता के साथ में रहता है। माता पिता के साथ में भाई बहन है ना, परिवार के अन्य सदस्य और भी बहुत सारी जो उनके जो नाना नानी हैं, दादा दादी है, काका काकी है, भाभी है ना, वो सब रहते हैं। साथ ही साथ समाज से पहले वो समुदाय में रहता है। समुदाय का अर्थ है कि भी उसके जो अपने जाति भाई है उसके अंतर्गत वह रहता है। तो उसका अनेक गुणों को वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लेता है। जब वो धीरे धीरे समुदाय और समाज के संपर्क में आता है और विद्यालय में जाने लगता है, तो उसे अनेक अन्य जातियों के साथ में भी सामंजस्य करना पड़ता है।
जब वो अनेक अन्य जातियों के साथ में सामंजस्य करता है तब उसे विस्तृत रूप समाज का नजर आता है। फिर राज्य, देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है और किशोरावस्था में आता है तो किशोरावस्था में अपने आप को क्या है वो ना तो छोटों में पाता है ना बड़ों में पाता है, तो वह अपनी वहाँ से पहचान बनाना चाहता है। तो पहचान जब बनाने की जब बात आती है तो व्यवसाय चयन की बात वहाँ पर आती है। जब व्यवसाय चयन की बात आती है तो बालक कितना अच्छा है, बालक बालिकाओं का आई साइड और अन्य प्रकार से जो भी है टेस्ट लिया जाता है। तो बालक का सामाजिकरण भी एक बिंदु है। मतलब विद्यालय की जो विद्यालय जो है ना बालक की पहचान कराता है। अच्छे जो विद्यालय होते हैं वो बालकों की पहचान करा करके उसको बालकों की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं अर्थात अर्जित जो शक्तियाँ हैं वो उसको पहचान करके उसको समाज में इकट्ठा करने का प्रयास करता है। जब समाज में खड़ा हो जाता है तो उसको अपनी पहचान मिल जाती है। दूसरा, ये तीसरा है, दूसरा नहीं है। राजनीतिक अनुभवों की प्राप्ति। समुदाय विद्यालय का निर्माण करता है और इन्हीं विद्यालयों में छात्र संघ के माध्यम से बालक बालिकाएं अर्थात किशोर किशोरियां अर्थात युवक युवतियां राजनीतिक अनुभव प्राप्त करते हैं। यही वह राजनीतिक वातावरण और समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुआ जाता है। आपने देखा होगा राजनीतिक अनुभव जब प्रारंभिक काल में जब बालक बालिकाएं जो शैशवावस्था में ये बात नहीं होती है, परंतु बाल सभा का जब आयोजन होता है और जो बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में चुनाव की व्यवस्था जो है वहाँ रखी जाती है। तो बाल सभा के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था होती है। तो चुनाव की व्यवस्था जब होती है तो वो देश की जो जिस देश में वो रहता है, भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के माध्यम से बाल सभा जब चुनाव होता है तो बालक का कोई लीडर बनता है ना। लीडर बनता है तो कोई कोषाध्यक्ष बनता है। लीडर मतलब नेता बनता है जो कार्य को करता है। कोई अन्य जो पद होता है वो भी होता है। इसी प्रकार जब वो किशोर अवस्था तक आता है तो किशोर अवस्था तक वो क्या है, पाठ्यक्रम के माध्यम से कई प्रकार की जो राजनीतिक बातें हैं, है ना, नागरिक शास्त्र का जब वो अध्ययन करता है और उसमें सिविक नागरिक होने का क्या है पूरा अधिकार व कर्तव्य की भावना उसमें जागृत हो जाती है। तत्पश्चात राजनीतिक शास्त्र को जो वो पढ़ता है, राजनीतिक शास्त्र में अनेक प्रकार की जो राजनीतिक बातें हैं वो उसके माध्यम से होती है। तो किशोर किशोरियाँ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतदान के माध्यम से अपने नेता को चुनते हैं। नेता जो होता है अनेक प्रकार की जो विद्यार्थियों की जो बातें हैं वो समाज तक पहुंचाता है। समाज के जो घटक होते हैं जैसे वहाँ का जो प्राचार्य है, कक्षा कक्षा का शिक्षक है, अभिभावक गण भी होते हैं उस अभिभावक सम्मेलन में, और साथ ही साथ समाज के जो भामाशाह होते हैं जो विद्यालय को कई तरह से योगदान देते हैं, तो वो अपने नेता को चुनते हैं। तो किशोरावस्था तक आते आते जब उन्हें 18 वर्ष का और 21 वर्ष का जो मतदान देने का जो अधिकार है वो उनको मिल जाता है। जैसे 18 वर्ष के वो मिलता है तो उसमें राजनीतिक गतिविधियों में भी उसकी जो है बड़ी क्या है उसकी जो भागीदारिता है वो बढ़ जाती है। तो वहाँ से जब भागीदारी बढ़ती है तो वो महाविद्यालय अर्थात विद्यालय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर उसका योगदान बढ़ जाता है। अर्थात अब वो क्या है अपना भला बुरा पहचानने लग जाता है। तो राजनीतिक अनुभव की प्राप्ति भी उसे विद्यालय में मिलती है। विद्यालय की वह उससे ऊपर जो हल्का सा जो ऊपर होता है इंटर महाविद्यालय जो होते हैं या 12वीं क्लास की जो उसका कक्षाएँ होती है उनमें उनका बहुत बड़ा भूमिका होती है। उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि हमें किस नेता को और किस नेता को क्यों वोट देना चाहिए, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो उपयोगिता का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाता है। उन्नत शिक्षा व्यवस्था। उन्नत शिक्षा व्यवस्था के लिए भी
विद्यालय व महाविद्यालय बहुत अच्छी तरह से क्या है, निर्भर है। उन्नत समुदाय अपने यहाँ विद्यालयों की उत्तम व्यवस्था करके अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो शिक्षा स्थापित करने के लिए कई प्रकार की वो जमीन की व्यवस्था करते हैं। विद्यालय भवन के लिए क्या है, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यालय होते हैं उन्हें सक्षम बनाते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर कोई खेल कूद की व्यवस्था है तो वो वहाँ पर क्या है, मैदान की व्यवस्था भी करते हैं। प्रांगण में क्या है, अभिभावक जो होते हैं तो अच्छे अभिभावक होते हैं, शिक्षक सम्मेलन में पौधारोपण करके उसका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करते हैं, है ना। और पौधारोपण करके सौंदर्यीकरण ही नहीं करते हैं बल्कि उन्हें बड़ा करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने शौचालय की व्यवस्था प्रत्येक जो स्कूल है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें करने का व्यवस्था की है। स्वच्छता का माध्यम से क्या करते हैं, आसपास की जो बात है उसको रखते हैं। तो उन्नत शिक्षा व्यवस्था के लिए जिसमें कई प्रकार की व्यवस्था है उसको ध्यान रखने के लिए भी बालक के विकास में जो अहम भूमिका विद्यालय की है, तो विद्यालय अपनी भूमिका बराबर करता है। कई प्रकार के जो ट्यूटोरियल कार्यक्रम हैं जो क्या है, जो विषय में कमज़ोर होते हैं तो निदानात्मक उपचारों में शिक्षण भी होता है। कई प्रकार की जो बातें होती है ट्यूटोरियल, अर्थात उनको यदि कोई प्रोजेक्ट कार्य में या गृह कार्य में कोई दिक्कत आती है तो अलग से ट्यूटोरियल क्लासेस होती है। ट्यूटोरियल क्लासेस में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि उन्नत शिक्षण व्यवस्था की स्थापना हो। सांस्कृतिक व्यवस्था, समुदाय की बोलचाल तथा व्यवहार तथा शब्दावली तथा जीवन शैली का प्रभाव बालक बालिकाएं व किशोर किशोरियों के मन व मस्तिष्क पे पड़ता है। सांस्कृतिक विकास है ना, तो सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले उसकी भाषा शैली आती है, फिर परिवेश आता है, फिर पहनावा आता है। भाषा शैली, परिवेश, पहनावा आता है, फिर उसकी जो क्या क्या प्रचलित है ना, वो सब चीज़ें आती है। तो जब बालक के विकास में जो ये विद्यालय होते हैं ये समय समय पर क्या करते हैं, कई प्रकार के जो भाषा है तो निबंध व कहानी प्रतियोगिताएं रखते हैं। निबंध कहानी प्रतियोगिता रखते हैं तो उसमें से अनेक प्रकार के जो बालक बालिका निकल करके आते हैं, उनकी मौलिकता व सृजनशीलता समाज के सामने आती है। तो जब मौलिकता व सृजनशीलता समाज के सामने आती है तो कई प्रकार की बातें उनके साथ में होती है ना। इसी प्रकार नाटक, एकांकी वगैरह भी वे मंच के माध्यम से करते हैं। कई प्रकार के संगीत के कार्यक्रम होते हैं जिसमें गीत है ना, वाद्य यंत्र को बजाना इत्यादि आते हैं। तो इससे इनकी क्या है, सृजनशीलता व मौलिकता सामने आती है कि ये किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। एक दूसरे की संस्कृति को भी वे जानते हैं क्योंकि विद्यालय में क्या है, अनेक प्रकार के जो छात्र छात्राएं आते हैं, चाहे वो, क्योंकि जो भारत जो है अनेक प्रकार की विविधताएं व अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को लिए हुए होता है। तो जो जिस क्षेत्र से बालक आता है उस क्षेत्र की जो नाटक के माध्यम से या संगीत के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जब सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं तो एक दूसरे की पहचान होती है। एक दूसरे की पहचान का मतलब यहाँ है, एक दूसरे की पहचान से संस्कृति जो होती है उसका, संस्कृति के जो विचारों का जो है वो आदान प्रदान यहाँ पर होता है ना। तो संस्कृति के जब विचारों से आदान प्रदान होता है तो वो भारत की जो विद्यालय के माध्यम से जो संस्कृतियाँ फैली हुई है उसको पहचानने के प्रयास करते हैं। विद्यालय में उत्सव, जयंती, राष्ट्रीय पर्व इत्यादि भी मनाते हैं। तो जब ये मनाते हैं तो विद्यालय की जो अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें विद्यालय के जो निपुण विद्यार्थी होते हैं और अन्य जो विद्यार्थी होते हैं जो उनको सुनते हैं, कुछ श्रोता के रूप में सुनते हैं,
कुछ अपने कार्यक्रम करते हैं तो उनसे उनकी पहचान होती है। जब पहचान होती है तो व्यक्तिगत विकास अर्थात बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका अहम हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था। सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई विद्यालयों की आवश्यकता पड़ती है। समुदाय इन्हीं विद्यालयों का निर्माण करता है। देश, राष्ट्र, राज्य और प्रादेशिक जो स्तर पे जो बातें होती है, सरकार के इस पे जो बातें होती है वो अपने करता है। तो आरटी ही के तहत क्या हो गया है, सबसे पहले सभी को 0 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को, जिसमें दोनों आ गए, बालकों को देश ने क्या करा है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी है ना। ये सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि 0 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। दूसरा, इससे ऊपर की जो बालिकाएं हैं 0 से पीजी मतलब 25 वर्ग की बालिकाओं को राजस्थान सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कर ली है। अर्थात अब बालक बालिकाओं को केवल अध्ययन व अध्यापन का लिए ही सोचना है और उनको पढ़ाई अच्छी करनी है। यदि वे किसी रूप से सक्षम नहीं है तो उन्हें अनेक प्रकार से क्या है, अब स्कॉलरशिप भी मिलने लगी है। अर्थात छात्रवृत्ति की व्यवस्था अब होने लगी है। साथ ही साथ छात्रवृत्ति के साथ में यदि उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए लेनी है तो पुस्तकों की उपलब्धता जो भामाशाहों के माध्यम से, अर्थात समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन प्रतिष्ठित लोगों से क्या है, विद्यालय जो है उनसे अनुदान मांगता है और विद्यालय में पुस्तकों की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ ड्रेस की जो व्यवस्था है वह भी की जाती है। स्कूल में जलपान की जो व्यवस्था है वह की जाती है। तो कई प्रकार की जो बातें हैं विद्यालय क्या है, अपने छात्रों के लिए करता है। साथ ही साथ सरकार ने 70% से ऊपर जो मार्क्स लाते हैं, 75% से ऊपर जो बालक बालिकाएं क्या है अंक लाते हैं, उन्हें क्या है प्रोत्साहन के रूप में, प्रेरणा के रूप में क्या है, साइकिल भी अब वे देने लगे हैं। ठीक है, साइकिल विद्यालय स्तर पे देते हैं और स्कूटी जो है, स्कूटी वितरण भी होती है जो क्या है महाविद्यालय स्तर पे उसे मिलने लगी है। तो इससे क्या है, बच्चा प्रेरित होता है, प्रेरणात्मक रूप से वो कार्य करता है। समाज में भी कई प्रकार के जो कार्यक्रम चलते रहते हैं उनमें जो 70% से ऊपर लाते हैं अथवा प्रथम श्रेणी में जो लाते हैं तो उनको भी वो अंक के अनुरूप कोई ना कोई क्या है पारितोषिक उनको मिलता है। तो देश, राज्य, राष्ट्र और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो मिलकर के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था करना। विद्यालय में जो अनेक प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या जो विभाग बने हुए हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्व प्राथमिक, इस तरह से क्या व्यवस्था बनी हुई है, शिक्षा व्यवस्था है ये। फिर राजस्थान में पूर्व, एक तो प्राथमिक है, एक उच्च प्राथमिक है, इधर माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है, इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है। और इधर भी आंगनवाड़ी है और प्राथमिक शिक्षा है। अर्थात आंगनवाड़ी में 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। प्राथमिक शिक्षा में 5 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको होती है। फिर
ये जो होती है ये इसके बाद में फिर प्राथमिक और प्राथमिक एक ही है, पूर्व प्राथमिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक ही बात है। यहाँ से 10 वर्ष से जो बालक बालिकाएं हैं और 13 या 15 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा में जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं जो है 8वीं बोर्ड पास करते ही ये वो माध्यमिक में आ जाते हैं। माध्यमिक में ये 15 से 17 वर्ष तक रहते हैं, फिर 17 से उच्च माध्यमिक में आ जाते हैं, 17 से 19 वर्ष तक जो भी है, यहाँ पर 20 वर्ष तक भी रह सकते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था इस तरह से रहती है। इन सब प्रकार की शिक्षा स्तर की व्यवस्था भी समुदाय व सरकार करती है ना। तो आपने देखा होगा कि जो शिक्षा जो है पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जारी है, ताकि क्या है समाज भी इसमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दे सके। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि परिवार, विद्यालय और समुदाय बालक के विकास को अलग अलग नहीं बल्कि समन्वित रूप से प्रभावित करते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, घटक, तत्व, कुछ भी आए तो आप यही लिख लिए। पहला वंशानुक्रम, शारीरिक विकास को वंशानुक्रम क्या है करता है, प्रभावित करता है। वंशानुक्रम के अनुसार जो भी वंश में जिस तरह से आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होती है वो उसको प्रभावित करती है। कैसे करती है? मान लीजिए अपने वंश में कोई पिछले कोई जानकार रहा है तो उसका प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से भी पड़ता है। कोई बीमार रहा है, जैसे कोई शुक्र वाला है, अर्थात अन्य जो जेनेटिक बीमारियां है उसके अनुसार है, तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों में भी आती है, शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। दूसरा वातावरण, शारीरिक विकास को वातावरण भी प्रभावित करता है। आप भारत जो है अनेक प्रकार की विभिन्नताओं वाला देश है, उसमें अनेक प्रकार की विविधताएं प्राप्त होती है। कहीं रेती है, रेतीला मैदान है जैसे राजस्थान, कहीं पहाड़ी इलाके हैं जैसे पूर्वी राज्य जो होते हैं, कहीं मैदानी इलाके हैं जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह है, कहीं पठार वाले इलाके हैं, तो दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पठार आपको देखने को मिलेंगे, कहीं समुद्री तट वाले इलाके हैं, तो अनेक प्रकार की विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। इस वातावरण का जो प्रभाव है बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास पे पड़ता है। अर्थात कहीं तो आप व्यक्ति क्या है लंबा है, कहीं बौना है, कहीं सामान्य है, कहीं कहते न बल लिए हुए हैं, बलशाली व्यक्ति है, कहीं कहते न बल नहीं है और वह उसमें मतलब शक्ति का भाव है। इस प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। इसका प्रभाव भी क्या है उसके शारीरिक विकास पे पड़ता है, साथ साथ में उसके पढ़ाई पर भी पड़ता है। तीसरा पौष्टिक भोजन, तीसरा पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन आपने देखा होगा जब रिसर्च कार्य किया जाता है तो उस रिसर्च कार्य में अर्थात शोध या अनुसंधान कार्य में ये पता लगा जाता है कि बालक या बालिका का जो है उसको विटामिन की सभी जो है तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो जब यूएनओ अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे, है ना, संयुक्त राष्ट्र स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे जब इस क्या क्या है पौष्टिक भोजन की जब बात करते हैं तो मालूम चलता है कि हमारे कितने प्रतिशत लोग कुपोषित के अंतर्गत आते हैं। भारत भी क्या है कुपोषित देश के अंतर्गत आता है। अभी भी यहाँ पर जो गरीब जनता है उनके जो बालक बालिकाओं के लिए है कोई विशेष विशेष व्यवस्था की बात नहीं की गई है। तो शारीरिक विकास में क्या है सबसे पहले बालक बालिकाओं के भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो अभी वर्तमान में क्या हो गया है
शून्य से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको क्या है निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ में अब उनको भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है। तो सरकार ने क्या है भोजन उनको एक टाइम जो है जब विद्यालय में आते हैं तो भोजन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ उनको दूध है ना, बालिकाएं हैं कमज़ोर होती है तो उनको अनेक प्रकार की जो गोलियां हैं जो विटामिन्स की होती है वो उनको दी जा रही है ताकि वो शारीरिक रूप से अच्छी हो, है ना। और भी कई जो योजनाएं हैं भामाशाह लोग अपने साथ में मिल करके इसकी क्या है बराबर सहयोग कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। अगला है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या शारीरिक विकास को अच्छा करने के लिए हमने साहित्य पढ़े हैं कई प्रकार के, तो कई प्रकार के साहित्य में देखा होगा कि शारीरिक विकास को किस तरह से हमें रखना चाहिए। हमें प्रातःकाल है ना, यदि ठंड का मौसम है तो हमें 6 बजे उठ जाना चाहिए और 6 बजे और गर्मी का समय है तो 5 बजे उठ जाना चाहिए। तो 5 से 6 बजे के बीच में हमें उठ करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होना चाहिए, है ना। दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें क्या है ईश्वर की वंदना या प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सभी क्या है आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जब वंदना प्रार्थना करने के बाद में घर के किसी छोटे मोटे कार्य होते हैं उनमें सहयोग करना चाहिए। छोटे मोटे कार्यों में सहयोग के साथ साथ में हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। पढ़ाई में मौखिक व लिखित दोनों हो इसका हमने विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर और सभी से प्रेम करना चाहिए। पशु पक्षी प्रकृति है ना, जीव जंतु प्राकृतिक रूप से जो होते हैं उन सभी का आदर करके अपने को समाज में अपना स्थान स्थापित करना चाहिए। संध्या समय में भी भोजन करके शाम को जब सोते हो आप, शाम के बाद शाम को भी वापस कहते हैं ना प्रार्थना या वंदना करनी चाहिए। उसके बाद में अपने को भजन कीर्तन करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए इत्यादि बातें ये सभी जो है आपके नियमित दिनचर्या में आती है। अर्थात जो भोजन है वो यहाँ पर पौष्टिक होना चाहिए। अर्थात आपको 2 रोटी खाएं, हल्का सा चावल खाएं, एक दाल भी हो, सब्जी भी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि समय समय पर छाछ दही हो तो अच्छी बात है। सुबह शाम दूध पीना चाहिए, है ना। तो आपकी दिनचर्या जो है नियमित होनी चाहिए। 5वां निद्रा और विश्राम। निद्रा व विश्राम का यहाँ पर अर्थ है कि हर 8 घंटे में व्यक्ति को थोड़ा बहुत विश्राम करना चाहिए। काम करना चाहिए परंतु इतना नहीं करना चाहिए कि वह थक के निढाल ही हो जाए। निद्रा समय समय पर कितने विद्यार्थियों को नींद भी लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को 10 घंटे, उससे बड़े जो बाल अवस्था में आते हैं उनको 8 घंटे और किशोर अवस्था के जो बालक बालिका होते हैं उनको 7 घंटे, है ना। इस तरह से क्या है 10 घंटे जो है छोटे बालक बालिकाओं को सोने के लिए होना चाहिए। उससे बड़े जो बालक बालिकाएं हैं उसको 7 और शैशवावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं उनको 10 से 12 घंटे अवश्य उनको नींद लेनी चाहिए। बाल्यावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए और किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें 7 से 8 घंटा उन्हें भी लेनी चाहिए। इस तरह से क्या नींद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर विश्राम भी करना चाहिए, अत्यधिक विश्राम नहीं करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो शरीर क्या है उसका हष्टपुष्ट रहता है। 6वां सुरक्षा की प्रेम व सहानुभूति की भावना। प्रेम व सहानुभूति का जो ये सिद्धांत है ये हमें जीवन में अपना लेना चाहिए और इसके माध्यम से ही सकारात्मक जो अपनी जो है सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता के माध्यम से, प्रेम व सहानुभूति के माध्यम से हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। सुरक्षा, असुरक्षा की जो भावना है उसे दूर करते हुए सुरक्षा की भावना हमें रखनी चाहिए। कई प्रकार की असुरक्षा की भावना होती है। छोटे बच्चे जो बालक बालिकाएं होते हैं उनमें असुरक्षा की भावना ज़्यादा रहती है। अर्थात उनसे प्रेम व सहानुभूति सहिष्णुता लिए हुए जो भावना से अगर अपन व्यवहार करेंगे तो उनमें अच्छी भावना का प्रसार होगा। खेल व व्यायाम, खेल व व्यायाम के माध्यम से भी क्या है छात्रों में शारीरिक विकास अच्छा होता है। यदि उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो वह उनका मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, फिर सामूहिक विकास भी नहीं होगा। अर्थात
एक विकास दूसरे के विकास को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। शारीरिक विकास में खेल व व्यायाम का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ आजकल योग हो गया है, योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि ये सब चीज़ें करते हैं तो उसमें एकाग्रचित्ता बनती है। जब एकाग्रचित्त बनती है तो उन्हें विषय अच्छी तरह से समझ में आते हैं। एकाग्रचित्त, ध्यान, है ना, ये सभी जो चीज़ें हैं ये योग व खेल के माध्यम से आते हैं। उनसे कई प्रकार की मानसिक थकान हो जाते हैं। यदि वो खेल लेते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, है ना। गर्भवती माता व का स्वास्थ्य व भोजन, यह भी एक माध्यम है। अन्य परिवार की आर्थिक स्थिति, अन्य स्थिति क्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। वर्तमान में एक बाल विवाह है, इनका क्या है, अपने को पुरजोर विरोध करना है। बाल विवाह का भी विरोध हमें करना चाहिए। अब अपन अगला चलते हैं। थोड़ा सा अपन समझा देते हैं कि शैशवावस्था में जो प्रगति है वो कैसे होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। काम या व्यवस्था इधर हो सकता है। वजन अथवा भार, शैशवावस्था में बच्चा जो जन्मता है ना, पूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार अधिक होता है। प्रथम 6 महीने में वजन दुगुना हो जाता है और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। जन्म के समय शैशवावस्था में बालक का भार अत्यधिक होता है, बालिका का कम होता है। बालिका का भार थोड़ा सा कम होता है, कम होने का मतलब है थोड़ा कम होता है। 6 माह में दुगुना व 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो होगी शैशवावस्था की बात। बाल्यावस्था में पर्याप्त वृद्धि होती है। यहाँ पर पर्याप्त, बाल्यावस्था में पर्याप्त वृद्धि होती है। 6 माह में अर्थात 9 से 10 वर्ष में बालक का भार बालिका की अपेक्षा बढ़ता है और भार अधिक, उससे पश्चात बालिका का भार बढ़ता है। फिर बाद में जब 12 से 13 वर्ष की होती है तो बालिका का भार बढ़ता है ना। इस तरह से ये हमें ध्यान में रखना है। वजन व भार के अंतर्गत मैं पढ़ा रहा हूँ। किशोरावस्था में आते आते बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होने लगता है, अर्थात 14 से 15 अर्थात 18 वर्ष तक किशोर का भार किशोरियों से अधिक होने लगता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, लंबाई। जन्म, शैशवावस्था में बालक की लंबाई अधिक होती है। की लंबाई अधिक, बालिका की कम होती है। बालक लंबाई जो है 20.5 इंच तक होती है। बालिका ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 20.3 इंच होती है।
पहले वर्ष में 10 इंच, दूसरे वर्ष में 5 इंच और बाद में कम वृद्धि होती है। पहले वर्ष में क्या होती है? 10 इंच हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। दूसरे वर्ष में 5 इंच और तीसरे वर्ष में 3 इंच तक बढ़ती है। बालक बालिकाओं में थोड़ा सा अंतर इनके हिसाब से रहता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में लंबाई बहुत कम बढ़ती है ना, बहुत कम हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। चाहे बालक हो या बालिका, दोनों की समान रहती है। लंबाई केवल 3 से 4 इंच ही बढ़ती है, केवल 3 से 5 इंच अपन ले लेते हैं, 5 इंच तक बढ़ती है बालक बालिका। इसी तरह से जब यहाँ पर आते हैं तो बालक की लंबाई 18 वर्ष या बाद में भी बढ़ती है। बालक की लंबाई तीव्र होती है, 18 या उसके बाद भी बढ़ती है। अधिकतम लंबाई 18 वर्ष की आयु तक होती है ना, जो हम यहाँ कह चुके हैं। लड़कियों की लंबाई भी वंशानुक्रम के अनुसार बढ़ती है। तीसरा, सिर। कुल लंबाई का 1/4 भाग सिर का होता है। प्रथम 2 वर्षों में तीव्रता रहती है। भार 350 ग्राम। जन्म के समय वजन रहता है 2 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 2 वर्ष में, मैं सिर की बात कर रहा हूँ, 2 वर्ष में दोगुना वजन हो जाता है। शैशवावस्था की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इस प्रकार बाल्यावस्था में 5 वर्ष की आयु में सिर, 5 वर्ष की आयु में सिर का 90% विकास हो जाता है। दस वर्ष तक 95% विकास है ना हो जाता है। यहाँ पर 15 से 18 वर्ष की आयु में सिर पूर्णतः विकास को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अब जीवन भर उसको 18 के बाद में उसका कोई बड़ा चेंजेस उसको देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। बाल्यावस्था, यहाँ पर शैशवावस्था आना चाहिए।
फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 18 वर्ष तक गिनी जाती है। कार्य: हड्डियां, (270) कोमल व लचीली हड्डियां होती है। देखा होगा आपने, बहुत ही कोमल होती हैं। शैशवावस्था में उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ही कोमल होती है। तो समय के साथ में जब जैसे जैसे वो बढ़ता है तो यहाँ पर जो 2 अवस्थाएं होती है, पूर्व शैशवावस्था में तो कोमल होती है और उत्तर शैशवावस्था में आते आते लचीली हो जाती है। हड्डियां बाल अवस्था में सुदृढ़ होती है। हड्डियां बाल्यावस्था तक आते आते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी जो हड्डियां हैं सुदृढ़ होने लग जाती है, पक्की होने लग जाती है। जैसे जैसे दांत भी उनके पक्के हो जाते हैं, लग जाते हैं, दांत भी उनके आ जाते हैं, होने लगती है। इस अवस्था में हड्डियां पूर्णता को प्राप्त करते हैं। शारीरिक जो हड्डियां हैं वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं तथा एक दूसरे जोड़, जॉइंट मजबूत बनते हैं। इसी प्रकार दांत की बात करेंगे। 6 महीने में, 6 माह में अस्थायी दांत आने लगते हैं। 1 वर्ष में, 10 से 12 दांत आ जाते हैं, है ना। इसी प्रकार बाल्यावस्था में 6 वर्ष में स्थायी दांत निकल जाते हैं। 6 से 8 वर्ष में स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्ष तक सभी 32 दांत आ जाते हैं, है ना। 12 से 13 वर्ष बाल्यकाल के अंत में सभी दांत आ जाते हैं। इसी प्रकार इस अवस्था के आरंभ में ही सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। किशोर अवस्था के स्थायी दांत किशोरावस्था के प्रारंभ में आ जाते हैं। अन्य अंग की बात कर लेते हैं हम। अन्य अंगों की बात कर लेते हैं। अन्य अंगों की, जैसे जन्म के समय हृदय की गति देखी जाती है। हृदय की गति कभी तेज तो कभी धीमी भी होती है। प्रथम 6 महीने में 1 मिनट में 140 बार धड़कती है।
12-13 वर्ष में हृदय की गति 85 से 90 बार 1 मिनट में हो जाती है ना। इसी प्रकार हृदय की धड़कन किशोरावस्था तक आते आते हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार है ना, 72 बार धड़कती है। वह इसके अंतर्गत यौनांगों का पूर्ण विकास हो जाता है, अर्थात यौन अंगों का पूर्णतः विकास हो जाता है। अर्थात लड़कियों का जो है एमसी होना और वक्षस्थलों का आना, लड़कों का आवाज़ में भारीपन आना और शरीर ढिल्लोल बनना इत्यादि हो जाता है। विकास का महत्व 3 वर्ष की आयु में शरीर व मस्तिष्क में संतुलन हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होता है। बाल्यावस्था में बालिकाएं अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं और किशोरावस्था तक आते आते ज्ञानेंद्रियां